हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू FIM एडवेंचर, योर फेवरेट चैनल। मैं ट्विंकल सोनी। आज स्टार्ट करते हैं एक नया अध्याय हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर। ठीक है, सोच रही थी कि अब एटॉमिक स्ट्रक्चर जहाँ आप लोगों को सिखा दिया है तो अब थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को बताऊँ। वैसे फ़िज़िकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मोल का, यानी बहुत ज़्यादा जगहों पे मोल यूज़ हो जाता है। मोल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना फिज़िकल केमिस्ट्री का अस्तित्व खतरे में है, ये समझ लो। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट या मोल से रिलेटेड चीज़ें आना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप समझ लो, है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट समझाने की और मैं यहाँ पर आप लोगों के तरफ बढ़ रही हूँ। मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, बट मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले ना बेटा एटम से रिलेटेड या एटम के कुछ बेसिक चीज़ों से रिलेटेड बातें आप लोगों को बतानी मुझे ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं पहले वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगी, एटम से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगी। बहुत बेसिक है एक्चुअली। अगर मैं बात करूँ कि मोल कॉन्सेप्ट हम कहाँ से हमारी तरफ कांटेक्ट में आता है, तो जब हम स्कूल में होते हैं 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से ही, बेसिकली 9th स्टैंडर्ड से ही हम मोल कॉन्सेप्ट से जो है हमारे जो है रिलेशंस वो बनने शुरू हो जाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट हमारे आसपास हमें साइंस की बुक के अंदर दिखने शुरू हो जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्कूल्स में वगैरह मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, बट कुछ लोगों के यहाँ स्किप भी करा दिया जाता है। पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मोल कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आपने केमिस्ट्री लिया हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे फटाफट। मैंने यहाँ हेडिंग डाल रखी है ऑलरेडी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोर मोल कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बहुत बेसिक बातें आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, बहुत ही बेसिक बातें। ठीक है, तो चलते हैं पहले फटाफट से आगे। चलो हेडिंग डालेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं और अब हेडिंग डालते हैं, है ना। यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको ज़रा एटम्स के बारे में समझना होगा। अब यहाँ पर एटम्स के बारे में अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो पूरा पिछला चैप्टर ही आपने हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया है, एटॉमिक एटम का स्ट्रक्चर पढ़ाया है, फिर अभी आपने तो हमें सीधा सीधा बेसिक मॉडल से लेकर सबसे जो लेटेस्ट एडवांस वाला मॉडल है वहाँ तक आपने हमें एटम के बारे में पहुँचा दिया। अब और कौन सी बेसिक बातें हैं मैम जो कि आपको हमें बतानी बाकी हैं। देखो बेटा, जो मैंने आप लोगों को पिछला टॉपिक पढ़ाया उसमें आप एटम और उसके स्ट्रक्चर को लेकर के सबसे बेसिक मॉडल से सबसे एडवांस मॉडल तक पहुंच जाओगे। उसके लिए डू वॉच माय सीरीज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट पे जाओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे वीडियोस देखो। ठीक है, बट जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देख रखे हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देख रखे हैं उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें बताऊँगी, है ना, ज़रूर से ध्यान देना। तो एटम के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं कि भाई एटम क्या है। तो एटम की जो क्या बोलते हैं खोज है वो शुरू होती है महर्षि कणाद से। ठीक है, महर्षि कणाद जो थे वो उन्होंने इंडियन साइंटिस्ट थे, सबको पता है, उन्होंने वॉज द वेरी फर्स्ट वन जिन्होंने एटम के बारे में बात बताई। ठीक है, तो एटम की जब से फिर डिस्कवरी शुरू हुई, जॉन डाल्टन आए, जॉन डाल्टन ने बेसिकली एटम के बारे में एटॉमिक थ्योरी दी। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की क्या थी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। फिर हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डिस्कवर किया, यानी इलेक्ट्रॉन यानी एटम जो था उसके अंदर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, जो कि एटम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स को हम लोगों ने डिस्कवर किया और उनकी डिस्कवरीज़ पे भी हम लोगों ने बात की हुई है ना। पूरे एक्सपेरिमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, सिखाए हैं, दिखाए भी हैं, और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा रखी है ऑलरेडी। तो वो जो सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, फिर उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लेकर के एटम के ऊपर बहुत सारे जो थे, मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस और एटम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो निकल के आने लगी। तो उन्हीं में से कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात यहाँ पर मैं करूँगी। ठीक है, एटम की जो है कोई भी अगर एलिमेंट है और मान लो जैसे आयरन है, ठीक है,
तो कोई भी अगर एलिमेंट है और उस एलिमेंट का एटम है तो उसका रिकग्निशन कैसे हो पाएगा। जैसे अगर मैं हूँ तो मेरा रिकग्निशन कैसे हो पाएगा, तो मेरा नाम मेरी आइडेंटिटी है, वैसे ही एटम की भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, डेफिनेटली उस एलिमेंट का नाम, ठीक है। और उस एलिमेंट के नाम के अलावा, ठीक है, जैसे हर व्यक्ति की यहाँ पर उसका नाम होता है, बट उसका पहचान पत्र क्या है, नाम तो कॉमन भी हो सकते हैं, मैं ट्विंकल सोनी हूँ, मेरे अलावा दुनिया में और भी बहुत सारी ट्विंकल सोनीज हो सकती हैं, ठीक है, बट मेरा जैसे आधार कार्ड नंबर है, ठीक है, दैट इज़ माई यूनिक आइडेंटिटी, वैसे ही यहाँ पर एटम्स की यूनिक आइडेंटिटी बेटा होती है उनका एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटम्स की यूनिक आइडेंटिटी होती है उनका एटॉमिक नंबर या उनका एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट पे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से हेडिंग डाल लेते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अब कुछ लोग इसमें यहाँ पर हो सकता है कि भाई बोर हो रहे होंगे कि मैम क्या इतनी रद्दी चीज़ पढ़ा रहे हो आप। अरे भाई, अगर आपको आता है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यूअर्स को आता हो। मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन लोगों ने स्कूल में ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं की हुई हैं, उनके लिए ये बताना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर या व्हाट इज़ एटम का जो आइडेंटिटी है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है। तो बेटा बेसिकली एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, इन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही बेसिकली एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि Z से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, और ये Z लिखा कहाँ जाता है एलिमेंट में, तो मान लो कोई एलिमेंट X है तो ये Z लिखा जाता है उसके पैर पे। आप लोगों ने देखा होगा, मान लो अगर मुझे सोडियम लिखना है तो मैं Na11 लिखूँगी, कैल्शियम 20 लिखूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से उसके पैर पे उसका नंबर जो है एटॉमिक नंबर वो लिखा जा सकता है। फिर जैसे एटॉमिक नंबर होता है वैसे ही एक और क्वांटिटी होती है एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी होती है, तो देखो ज़रा फटाफट से यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ, नंबर 2 एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है A से, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है A से। अब ये क्या होता है एटॉमिक मास नंबर, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्वांटिटी है। एटॉमिक मास नंबर का मतलब होता है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं उनका काउंट या उनका सम वो कहलाता है एटॉमिक मास नंबर। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर, अब आप लोगों को पता है क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, या जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है, अगर आप लोग स्कूल पास करके भी आए हो तो बेटा आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन यानी जो न्यूक्लियस के बाहर का रीजन होता है उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं मेरे पास, उन सभी का सम होता है एटॉमिक मास नंबर। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि भाई द सम ऑफ protons and neutrons in the nucleus is atomic mass number, यानी जो A है वो होता है तुम्हारा P+N। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं Z लिख सकती हूँ, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि A = Z+N, ठीक है। इससे अगर आपको किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है वो भी आप निकाल सकते हो, A - Z, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इस तरीके से, इस फॉर्मूले से आप किसी के अंदर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हो, ठीक है।
अब आप बोलोगे कि मैम ये सारी बातें तो हमें पता है, ये सब क्यों बता रहे हो, हमने स्कूल में पढ़ रखा है। ठीक है, पढ़ रखा है तो देखो ज़रा कुछ नई चीज़ बताती हूँ। ठीक है, ये जो एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से लिख रखा है, इसी एटॉमिक मास नंबर का एक और नाम है जो कि साइंटिफिकली बहुत फेमस है, साइंटिफिकली बहुत ट्रेंडिंग है। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको एटॉमिक मास नंबर ना बोले, वो हो सकता है कि क्वेश्चन में वो आपको वो दूसरे वाले नाम से आपको क्वेश्चन दे दें। तो ठीक है, तो वो नाम भी आपको एक्चुअली पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एटॉमिक मास नंबर का ही जो दूसरा नाम है, ठीक है, वो कहलाता है, देखो RAM। मैं बता देती हूँ आपको। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसे हटाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि भाई एटॉमिक मास नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड RAM। अब मैम ये क्या है RAM? तो RAM जो है बेटा, तो RAM जो है, RAM का मतलब यहाँ पर होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर को ही मैं यहाँ पर कह सकती हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। बेसिकली यही जो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये हमारा एटॉमिक मास नंबर ही है। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर को ही थोड़ा साइंस की लैंग्वेज में इन्होंने यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास बोल दिया है। और इवन इन फैक्ट यहाँ पर इन्होंने इसकी डेफिनेशन भी दी है। देखो ज़रा, इसकी डेफिनेशन बताती हूँ आपको कि क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ फटाफट से कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, रिलेटिव एटॉमिक मास यानी RAM, ठीक है, इज द रेशो। वो क्या है? तो भाई वो रेशो है किसका? ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या है इसकी है, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट x, किसी भी एलिमेंट x का, विथ रिस्पेक्ट टू द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, देखो ज़रा ध्यान से देखो क्या देते हैं ये डेफिनेशन के अंदर। आज का लेक्चर हम थोड़ा बेस एकदम डेप्थ के अंदर जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा NCERT वगैरह में भी नहीं दी हुई हैं, बट मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि भाई बुक्स में हमारे दी हुई है। मैं ये नहीं कह रही NCERT में नहीं दी हुई है, दी हुई है। RAM वगैरह आपको मिलेगा, NCERT में मिलेगा, इनफैक्ट स्कूल बुक्स में मिलेगा। ठीक है, बट इतना डेप्थ में आपको टीचर्स किसी ने भी पढ़ाया नहीं होगा। देखो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? तो रिलेटिव एटॉमिक मास का इन्होंने यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया है, ये बोलते हैं कि भाई इट इज़ द रेशो। ठीक है, ये रेशो है, किस चीज़ का रेशो है? तो रेशो है एटॉमिक मास का। किसका? एटॉमिक मास। देखो मैं साथ साथ में लिख भी देती हूँ इसका फॉर्मूला यहाँ पर कि RAM क्या है। तो RAM इज़ द रेशो, भाई रेशो है। ठीक है, किसका रेशो है? रेशो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट x, यानी ऊपर लेना है मुझे एटॉमिक मास किसका? ऑफ एनी एलिमेंट x। तो ऑफ x, किसी x का मैंने एटॉमिक मास ले लिया। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम का। ठीक है, कार्बन के एक एटम के एटॉमिक मास का क्या है भाई? कार्बन के एक एटॉमिक मास का 1/12 हिस्सा जो है वो नीचे रखना है। और वो भी कार्बन 12 यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं ये लोग कि कार्बन हमको कौन सा चाहिए? कार्बन 12 चाहिए। कार्बन 12 मतलब ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास खुद भी क्या हो? जिसका एटॉमिक मास 12 हो। ठीक है, तो यहाँ पर RAM का सीधा सीधा फॉर्मूला जो है वो बन चुका है मेरे पास। देखो ज़रा क्या बन चुका है कि RAM is nothing but the ratio, it is the ratio of atomic mass of X divided by 1/12 of mass of one atom of carbon। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बड़े काम की चीज़ है। ठीक है,
इस फॉर्मूले को मैं फॉर्मूला नंबर 1 बोल देती हूँ। ये बहुत ही काम आने वाला है। मैम ये क्या काम आने वाला है? तो देखो आज का हमारा एजेंडा क्या था? आज का हमारा एजेंडा था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैलकुलेट करना। क्या बोला? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैलकुलेट करना। एटॉमिक नंबर तो बता दिया भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अब ये एटॉमिक मास क्या है? तो मैम एटॉमिक मास नंबर आपने ही तो बताया। मैंने कहा एटॉमिक मास नंबर, मैंने एटॉमिक मास नहीं बताया। एटॉमिक मास यानी एटम का मास, वो मास है, उसमें कोई यूनिट होगा। ठीक है, मैंने जो बताया आपको, देखो ज़रा पीछे जाएं पेज पे मैंने जो बताया एटॉमिक मास नंबर वो क्या है? तो वो है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट इज़ जस्ट अ नंबर, और नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। यानी ये जो चीज़ है एटॉमिक मास नंबर, ये मुझे सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देगा, ये मुझे उसका मास नहीं देगा। किसका? एटम का। तो फिर मास निकालने के लिए क्या करेंगे? तो बता रहे हैं भाई, ये जो पूरी कहानी हम कर रहे हैं ये एक्चुअली मास निकालने के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो आर्यम वार्यम मैंने लिखा है, ये इससे हम कहीं ना कहीं एटॉमिक मास तक पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे? तो ये देखो, ये रखा है एटॉमिक मास। ठीक है, ये रखा है एटॉमिक मास। तो अभी हम पहुंचेंगे एटॉमिक मास तक। कैसे? तो देखो बात करते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 1 लिख दिया, अब चलते हैं ज़रा आगे। ठीक है, यहाँ पर यही लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं मास ऑफ 1 एटम की बात करूँ, यानी एक एटम के मास की बात करूँ, एक एटम का मास ही एक्चुअली एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास यानी तो मास ऑफ 1 एटम होता है। तो भाई एटम का मास क्या होगा? किसी भी चीज़ का मास किस से होता है? तो उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का मास मिला दूंगी तो वो पूरी चीज़ का मास आ जाएगा। जैसे मेरा मास निकालना है तो मेरे अंदर का सारा बोन वेट और फ्लैश वेट और ब्लड और ये सारी चीज़, जितने भी कंपोनेंट्स हैं मेरी बॉडी में, उन सभी लोगों का वेट मिक्स मिला करके मेरा वेट होगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर मुझे एटम का वेट निकालना है या एटम का मास निकालना है तो एटम के अंदर जितनी चीज़ें हैं उन सब का मास अगर मैं ऐड कर दूंगी तो एटम का मास मिल जाएगा। तो अब एटम के अंदर कितनी चीज़ें हैं और कौन कौन सी हैं? तो भाई एटम के अंदर तो हवा है, ठीक है ना, और खाली स्पेस है, उसका मास तो होगा नहीं। है कौन कौन से पार्टिकल? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेसिकली इन तीनों का मास मिलाकर ही एटम का मास होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि पिछले वीडियोस देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच। ठीक है, फिर बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, विच इज़ 1.6 × 10⁻⁻28 kg होगा शायद, है ना? हाँ, या 24 ग्राम्स में लिख दूँ तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 28 kg नहीं, 27 kg और 24 ग्राम्स। और यहाँ पर वहाँ ग्राम में लिखा है तो यहाँ पर भी ग्राम ले लेती हूँ तो आ जाएगा -28 ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा दिखता है या मास ऑफ प्रोटॉन? देखो ज़रा बच्चों, कौन सा मास आपको बड़ा दिखता है? इलेक्ट्रॉन का। आप बोलोगे मैम इलेक्ट्रॉन का, यहाँ देखो 28 है, यहाँ देखो 24 है, मैम इलेक्ट्रॉन का मास बड़ा है। पर मैं बोलूँगी बेटा वो 28 के सामने लगा हुआ है नेगेटिव, यानी एक्चुअली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास तो काफ़ी छोटा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से, जो कि आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। काफ़ी छोटा है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि आपसे मैंने 10,000 रुपये उधार लिए हैं और मैंने आपको 1 रुपये वापस किया है, तो 10,000 के सामने 1 रुपये कितना छोटा होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सामने बहुत छोटा है। ठीक है, तो अब अगर ये है तो मैं क्या कह सकती हूँ? मैं ये कह सकती हूँ ना कि एटॉमिक मास क्या हो जाएगा फिर? तो भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम हुआ करता था, तो इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दूँ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम ही एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मतलब एटम का मास हो जाएगा, कह सकती हूँ मैं ये। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो
तो भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए इन लोगों के लिए एक स्पेशल नाम रखा गया है न्यूक्लियॉन्स। जैसे हम रहते हैं इंडिया में, ठीक है ना, या भारत में, वॉट एवर, सो वी आर भारतीय और इंडियंस। नागपुर में रहते हैं सो नागपुरियंस, ठीक है, मुंबई में रहते हैं तो मुंबईकर। तो इस तरीके से ये बेचारे सबके सब न्यूक्लियस में रहते हैं, सो दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। सो हियर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का सम है और दोनों का मास सेम है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। अब अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो सेम है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ भाई, मैं ये कह सकती हूँ ना कि एक न्यूक्लियॉन का मास मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं। देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, आपके पास एक डब्बे में 10 केले हैं, ठीक है। एक केले का मास 10 ग्राम है, तो सारे केले का मास कितना हो जाएगा? 10 केले का मास कितना है? एक केले का मास 10 ग्राम, तो 10 केले का मास क्या हो जाएगा? 100 ग्राम। तो आपने क्या लिखा, आपने कैसे लिखा? प्रोवाइडेड दैट सारे केले सेम साइज और शेप और मास के होने चाहिए, ठीक है। आपने ये बोला कि भाई मास ऑफ 1 केला मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ केला विल गिव यू द टोटल मास ऑफ द केला। सो मैं यहाँ पे वो चीज़ कर सकती हूँ ना कि भाई मास ऑफ 1 न्यूक्लियन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन विल गिव यू द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे कर रही हूँ। देखो क्या करूँगी भाई, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, जैसे वहाँ पे किया था मास ऑफ 1 केला, इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो इससे मुझे मिल जाएगा मेरा एटॉमिक मास, ठीक है। अब इस एटॉमिक मास, ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये मुझे बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। ये मुझे कैसे हेल्प करने वाला है, तो देखो ज़रा, इसको मैं उठाती हूँ और इसको मैं मेरे फॉर्मूला नंबर 1 में पुट कर देती हूँ, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे REM है, यहाँ पर भी एटॉमिक मास है, यहाँ पर भी एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 एटम, यानी क्या होता है? एटॉमिक मास ही तो होता है। तो यहाँ इन दोनों ही जगहों पर मैं वो चीज़ रख सकती हूँ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कौन सी वाली? ये वाली। इसको मैं फॉर्मूला नंबर 2 बोल देती हूँ और ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं उधर उठा के रखूँगी। तो मेरा जो RAM है वो देखो क्या हो जाएगा। RAM क्या था? एटॉमिक मास ऑफ X। तो मैं वहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? मैं वहाँ पे लिख सकती हूँ मास ऑफ 1 न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन कहाँ? तो भाई जिसका एटॉमिक नंबर है वहाँ, ठीक है ना। कहाँ? तो भाई इन X अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ, मतलब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन में भी मैं वही लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ भाई? मास ऑफ 1 न्यूक्लियन इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन। अब कार्बन में न्यूक्लियन कितने हैं? तो भाई 12 हैं। अभी बताया कार्बन वो लेना है जिसमें 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, ठीक है। तो 12 न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन की जगह 12 रख दिया, तो 12 और 12 कट गया। मास ऑफ 1 न्यूक्लियन और मास ऑफ 1 न्यूक्लियन भी कट गया। तो RAM क्या आता है? देखो ज़रा, RAM आता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन। नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और इसी चीज़ को तो मैंने बताया था ना आपको, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नहीं है वो, एटॉमिक मास नंबर है वो, ठीक है। मास नंबर है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ भाई इट इज़ जस्ट अ नंबर। वो सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ नंबर विदाउट एनी यूनिट्स। उसका कोई यूनिट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर है। तो फिर मैम एटॉमिक मास क्या होगा? भाई एटॉमिक मास एक ऐसी चीज़ होगी जिसको कोई यूनिट होगा, बिकॉज इट इज़ अ मास। आप कोई भी मास देखेंगे उसको यूनिट होता है, केजी होता है, ग्राम होता है, पाउंड, कुछ ना कुछ होता है, पर यूनिट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने RAM निकाला है, इट इज़ जस्ट अ नंबर, इट इज़ नॉट अ मास। ये मास नहीं है,
ये एटम का मास नहीं है। तो मैम हम एटम के मास तक कैसे पहुँचेंगे? एटम का मास कहाँ है? कहाँ गया एटम का मास? देखो ज़रा, एटम का मास यहाँ है, ये पड़ा है हमारा एटम का मास। अभी हम पहुँचे हैं यहाँ तक। अब हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो हमें ये निकालना है, हमें ये पता है, ठीक है। हमें एक चीज़ फिगर आउट करनी है अब, और वो ये है, अगर ये डिनोमिनेटर वाली टर्म फिगर आउट हो जाए तो एटॉमिक मास फिगर आउट हो जाएगा। डोंट यू थिंक सो? सही है। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म फिगर आउट करते हैं। देखो ज़रा, डिनोमिनेटर वाली टर्म फिगर आउट करते हैं, ठीक है। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग गया है कि ये हल चुका है थोड़ा सा, नहीं ऐसा दिख तो नहीं रहा है, बट ओके। ये डिनोमिनेटर वाली टर्म हम यहाँ पर फिगर आउट करते हैं, ठीक है। और वो डिनोमिनेटर वाली टर्म फिगर आउट करने के लिए मुझे यहाँ पर ज़रा हेडिंग डालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे डब्बे हटाने पड़ेंगे। चलो हेडिंग डालते हैं फटाफट से, ठीक है। क्या हेडिंग डालना है मैं बताती हूँ आपको। हेडिंग डालना है एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज़ AMU। ओ ये क्या है भाई? ये क्या नई चीज़ है मैम? अब AMU क्या क्या पढ़ा रहे हो आज आप? वो क्या पढ़ा दिया, RAM, पता नहीं राम राम, और ये क्या है एटॉमिक मास यूनिट, ये सब क्या पढ़ा रहे हो आप? देखो पता चलेगा, है ना। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, नाम ही में दिख रहा है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी दिस टर्म इज़ द यूनिट सिस्टम फॉर एटॉमिक मास। मैंने कहा तो था आपको कि भाई एटॉमिक मास एक प्रकार का मास है, उसके लिए यूनिट सिस्टम होना चाहिए। तो लो, मैंने यूनिट सिस्टम डिफाइन कर दिया। AMU इज़ द यूनिट सिस्टम फॉर एटॉमिक मास। देखते हैं क्या चीज़ है ये, क्या बला है ये, ठीक है। चलो अब हेडिंग डाल ही दी है तो लिख लेते हैं फटाफट से। हैशटैग पॉइंट नंबर 1, atomic mass unit is the unit system for atomic mass। किसके लिए यूनिट सिस्टम है भाई? वो एटॉमिक मास के लिए, ठीक है। अब डेफिनेशन भी दी हुई है, बेसिकली AMU क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। देखो ज़रा बताती हूँ आपको व्हाट इज़ AMU, और ये काम आता है आगे, ठीक है। तो बेसिकली AMU जो है, इसको ऐसे छोटा लिखते हैं, AMU जो है इज़ डिफाइंड एज, उसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिफाइंड एज 1/12 पार्ट ऑफ 1 atom of 1/12 part of mass of 1 atom of C12 के एक एटम के मास का 1/12 हिस्सा। यानी अगर मैं इसे लिखूं न्यूमेरिकली तो ये हो जाएगा 1/12 हिस्सा ऑफ मास ऑफ 1 atom of C12। 1 atom of C12 यानी एटॉमिक मास ऑफ C12। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं जाना पहचाना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं जाना पहचाना है। ज़रा पिछले पेजेस पे जाएंगे तो पता लगेगा कि भाई ये तो कुछ नहीं, RAM का डिनोमिनेटर ही है, ये RAM का डिनोमिनेटर है। तो मैंने कहा था डिनोमिनेटर फिगर आउट कर लोगे तो एटॉमिक मास पता लग जाएगा। डिनोमिनेटर फिगर आउट कर लिया, ठीक है, तो एटॉमिक मास पता लग जाएगा। देखो ज़रा, इसको मैं इक्वेशन 3 दे देती हूँ, आगे इसका भी यूज़ करूँगी, ठीक है। अब ये जो मतलब इसको मैं ऐसे पुट कर सकती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, RAM की इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। तो RAM क्या हो जाएगा? RAM हो जाएगा एटॉमिक मास किसका, किसी का भी x का, डिवाइडेड बाय AMU इज़ यूनिट। तो एटॉमिक मास क्या हो गया? बेसिकली एटॉमिक मास ऑफ x क्या हो गया? एटॉमिक मास ऑफ x हो गया भाई RAM इंटू AMU, एंड हियर AMU इज़ व्हाट? AMU इज़ अ यूनिट एंड RM इज़ अ नंबर। तो भाई मेरा वेट कितना है? 53 kgs। तो 53 इज़ अ नंबर, kg इज़ यूनिट, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ x कितना है? RAM ऑफ x इंटू उसका यूनिट इज़ AMU। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कैल्शियम दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कैल्शियम दिया हुआ है और मुझे
एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम निकालना है विच इज़ 2040, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, तो भाई मैं लिख सकती हूँ कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम ये हो जाएगा कैल्शियम का RAM इंटू AMU, कैल्शियम का RAM इंटू AMU यानी क्या, RAM ऑफ कैल्शियम इज़ 40, सो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज़ नथिंग बट 40 AMU, आई कैन से दिस। सिमिलरली मान लो मेरे पास कोई सोडियम है, सोडियम 1123, इसका एटॉमिक मास निकालना है, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 23 AMU। एक एटम का मास अगर मुझे निकालना है तो वो हो जाएगा उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाई बाय AMU। नाउ हियर AMU इज़ द यूनिट। तो आप बोलोगे मैम ये कैसा यूनिट है मैम हमने तो हमेशा ज़िंदगी में मास का यूनिट केजी या ग्राम मिलीग्राम यही सब सुना है, ये AMU कैसा यूनिट है। तो भाई AMU को भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है, किलो को आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, किलो को पाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही आप AMU को भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मैम कैसे, मैम 1 kg का मतलब 1000 ग्राम होता है, वो कन्वर्जन हमें पता है। तो क्या यहाँ पर AMU से ग्राम का कन्वर्जन भी हमको पता रहेगा? हाँ बिल्कुल पता रहेगा, अभी बताती हूँ। जैसे बोला था वो इक्वेशन नंबर 3 लिखो, इम्पॉर्टेंट है, काम आएगी, बिल्कुल वहीं पे काम आ जाएगी, ठीक है। चलो हेडिंग डाल देते हैं उसके लिए कि भाई इंटर कन्वर्जन फ्रॉम AMU टू ग्राम, ठीक है। AMU से ग्राम में इंटर कन्वर्ट करेंगे, कैसे, तो फटाफट से यहाँ पे लिखते हैं कि भाई फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, तो इक्वेशन 3 होता है 1 AMU इज़ नथिंग बट 1/12 पार्ट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 का एटॉमिक मास का 1/12 पार्ट। देखो इसको ज़रा हम सॉर्ट करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। कैसे सॉर्ट करेंगे, तो भाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आपको पता ही है ना क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, बताया तो था। एटॉमिक मास होता है वही, अब आप बोलोगे मैम RAM इंटू AMU, पर RAM इंटू AMU लिख दोगे तो क्या हो जाएगा कि AMU तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं लिखो, एटॉमिक मास को वो लिखो, क्या लिखोगे भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हटा दिया था मैंने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी मास ऑफ न्यूक्लियॉन, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन यानी क्या था वो हमारा, देखो जरा वो मास ऑफ टोटल केला क्या लिखती थी मैं, उसको मास ऑफ 1 केला इंटू नंबर ऑफ केला। बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ भाई मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 12 होते हैं, 12 कैंसिल हो गया, तो 1 AMU क्या आ गया, 1 AMU आ गया। बोलो चलो फटाफट, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, किसी भी एक न्यूक्लियॉन का मास। न्यूक्लियॉन मतलब क्या, न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस में रहने वाला कोई भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो उसका मास, दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम ही होता है। क्या होता है मास, वही है एक्चुअली 1 AMU की वैल्यू। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि 1 AMU इज़ नथिंग बट अप्रॉक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और अगर आपको केजी में निकालना है तो 27 kg। तो जिस तरीके से 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है, वैसे ही 1 AMU का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। सोचो -24 ग्राम, इट इज़ दैट स्मॉल, इट इज़ सो स्मॉल। एटम का मास कितना छोटा होगा सोचो। अगर मैं यहाँ कैल्शियम की भी बात करूँ तो 40 AMU, ठीक है, अगर ग्राम में लिखने जाऊँ तो 40 AMU की जगह ये पूरा लिखना पड़ेगा, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा पर 10⁻⁻24 आएगा। यानी एक कैल्शियम का एटम कितना सस्ता है, सस्ता नहीं हल्का है। एक कैल्शियम का एटम कितना हल्का है, -24 ग्राम, ठीक है। वैसे ही सेम इट विल बी विथ सोडियम, वैसे ही सेम सबके साथ रहेगा वो, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ, इनफैक्ट यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर भी सकती हूँ, अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, एक बढ़िया क्वेश्चन दे सकती हूँ आपको, कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस of the following in AMU
एंड ग्राम्स, AMU में और ग्राम्स में, ठीक है। किसका किसका, तो भाई पहले नंबर पे तो ले लो आर्गॉन 1840, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या लोगे यार, चलो ले लो मैग्नीशियम ले लो 1224, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करें और आंसर बताएं क्या आएगा। ग्राम में भी कैलकुलेट करना है और AMU में भी करना है। देखें कितना समय हो गया है, इट इज़ ओनली 34 मिनट्स। सो हियर वी गो। चलो फटाफट करते हैं अब इसको। यहाँ पे मैं करती हूँ आर्गॉन, ठीक है। आर्गॉन इज़ 1840। एवरीवन नोज व्हाट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का फॉर्मूला बोलो बोलो फटाफट। इट इज़ RAM इंटू AMU। RAM कितना है 40, AMU आ जाएगा एटॉमिक मास, ठीक है। ये आ गया AMU के अंदर, और अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा 40 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। फिर ये ज़ीरो कट जाएगा, 16 4 64 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस तरीके से आ जाएगा ग्राम में। आई होप आया होगा। सिमिलरली मैग्नीशियम के लिए कर सकते हैं हम 1224, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होगा, तो भाई एटॉमिक मास होगा RAM इंटू AMU, तो इट विल बी लाइक 24 AMU, ठीक है। और वहीं अगर ग्राम में कन्वर्ट करूँ, देखो ज़रा बताओ वैल्यू बताओ क्या आती है। 1.6 इंटू 10⁻⁻24, तो 24 इंटू 16, ठीक है। दैट विल बी लाइक 24 इंटू 16, 16 4 64, 6 2 12, 12 और 6 कितने हो जाएंगे भाई 18, 4 2 4 12 और 4 42.4 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो, ठीक है। सो इस तरीके से एटॉमिक मासेस के बारे में हम बात कर सकते हैं। यानी एक एटम का मास, नॉर्मली होता क्या है, जब भी हम एक एटम का मास निकालना है, मान लो अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई 10 एटम्स ऑफ कैल्शियम का मास लिखो, तो 10 एटम ऑफ कैल्शियम का मास अगर लिखना है, 2 एटम 4 एटम या इस तरीके से अगर बहुत ही कम नंबर ऑफ एटम का मास हमें लिखना है ना, तो ग्राम जो सिस्टम है, क्योंकि ग्राम में बहुत ही छोटी क्वांटिटी आ रही है, 10⁻⁻24 इज सो स्मॉल, ठीक है। उसको ऐड वैड करने में, सब्सट्रैक्ट करने में बड़ी मुश्किल होगी। तो इसीलिए जब हमें ऐसे 1 2 4 ऐसे कम नंबर ऑफ एटम्स का मास देखना होता है, तो हम लोग हमेशा AMU सिस्टम का यूज़ करते हैं। अगर हमें कम नंबर ऑफ क्या बोलते हैं एटम्स का मास गिनना है, तो ऑब्वियसली ऐसा करना पड़ेगा ना। अब भाई जिस साइज़, शेप, जिस क्वांटिटी मतलब कि हम बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें यूनिट लेना पड़ेगा। अब मान लो जैसे मैं इतनी बड़ी हूँ, ठीक है, मेरा मास अगर मिलीग्राम में गिना जाए तो कितना छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 लाख वाख कुछ मिलीग्राम आ जाएगा, है ना। तुम्हारा भी वैसे ही आ जाएगा, पर मैं वैसे दिखती हूँ क्या, नहीं। तो कंपैटिबिलिटी जो है वो उसके हिसाब से हमें यूनिट्स देखने होते हैं। वैसे ही एटम इज सो स्मॉल, अगर उसका मास हम केजी या ग्राम में गिनेंगे तो वो हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होगा। इसीलिए जब भी हमें 1 या 2 या ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स का हमें मास वगैरह गिनना होता है, तो हम AMU सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट होता ये है कि इतने छोटे पार्ट तक पहुंचना भी हमारे लिए मुश्किल होता है, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हमें ग्राम वाम का भी यूज़ करना है तो फिर हम कैसे करेंगे, तो फिर उसके लिए हमें क्या होता है कि हम एक्चुअली जब हम केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं, ठीक है, तो हम कभी भी ऐसे 1 एटम ऑफ सिल्वर ले लिया, 1 एटम ऑफ गोल्ड ले लिया, ऐसे बात नहीं करते। मान लो मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, है ना, तो जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूँगी तो मैं ऐसा करूँगी क्या कि भाई मैंने एक एटम सिल्वर लिया है, 1 एटम गोल्ड लिया है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, ठीक है। मैं तो बल्क में लूँगी, मैंने इतने ग्राम सिल्वर लिया है, मैंने उतने ग्राम सिल्वर लिया है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो यूनिट सिस्टम यूज़ होता है वो ग्राम्स है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पहुँचना पड़ेगा भाई ग्राम्स तक, ठीक है। और ग्राम्स तक हमें पहुंचना अगर है तो हम 1 एटम 2 एटम ऐसे नहीं चल सकते, हमें बल्क ऑफ एटम की बात करनी पड़ेगी,
ठीक है, बल्क ऑफ एटम की बात करनी पड़ेगी। 1 एटम, 2 एटम, 10 एटम, 20 एटम पे हमारी बात बन नहीं पाएगी, हमें तो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एटम पे बात करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ मैंने 1 ग्राम सिल्वर लिया है तो उसमें बहुत सारे एटम होंगे सिल्वर के, क्योंकि सिल्वर के हर एटम का मास कितना छोटा है, ठीक है। तो अब जब मुझे बल्क ऑफ एटम की बात करनी है तो यहाँ पर मैंने एक टर्म डिफाइन की है जो कि एक्चुअली इस बल्क ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करती है, एंड दैट टर्म इज मोल, MOLE, मोल। दैट टर्म इज मोल। देखो लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब भी मुझे बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात करनी होती है तब मैं मोल की बात कर लेती हूँ। एक्चुअली मोल क्या है, पता नहीं क्यों मोल बहुत ही आसान सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, पर ना बच्चों के अंदर ये एक फोबिया होता है, मोल या शब्द को देखकर ही फोबिया आ जाता है कि यार ये कैसा कैसा सा वर्ड है, क्या क्या रिप्रेजेंट करती है ये चीज़, क्या है ये। बहुत ही आसान सी चीज़ है बेटा। मोल इज़ नथिंग बट अ वे टू काउंट एटम्स। It is the way to count atoms or molecules or any microscopic thing। बहुत छोटी छोटी चीज़, ठीक है, बहुत ही छोटी चीज़ को अगर, बहुत ही हल्की चीज़ को अगर काउंट करना है जो कि बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारे नंबर में आ जाएगी, है ना, ऐसी चीज़ को मुझे जब काउंट करना है तो मैं मोल का यूज़ करती हूँ। जैसे ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे मान लो अगर मैं केले लेने जाती हूँ, ठीक है, तो कहीं जगह पे कहीं केजीज़ में मिलते हैं, कहीं डजन्स में मिलते हैं, तो मैं कैसे लूँगी, मैं क्या बोलूँगी वो केले वाले वेंडर को कि भैया 1 डज़न केले दे दो, ठीक है। तो वैसे ही मैं अगर कोई ग्रेन अनाज लेने जाती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, 1 किलो गेहूँ दे दो, 10 किलो गेहूँ दे दो, 20 किलो चावल दे दो, ऐसे बोलूँगी, ठीक है। हर चीज़ का अपना एक सूटेबल काउंटिंग यूनिट होता है ना, हर चीज़ का अपना एक डिफरेंट सूटेबल काउंटिंग यूनिट होता है। मैं दूध लेने जाऊंगी तो मैं जब दूध लेने जा रही हूँ तो मैं ये तो नहीं बोल सकती वो अंकल को कि अंकल आप मेरे को 1 डज़न दूध दे दो, 1 डज़न दूध दे दो बोलूँगी तो वो पागल समझेगा मेरे को, ठीक है। चावल लेने जा रही हूँ तो मैं ये तो नहीं बोल सकती अंकल 1-2 दर्जन चावल दे दो, 2 दर्जन चावल ले दो, इज साउंड सो इडियोटिक, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो कि मैं जा रही हूँ, मान लो मैं वेजिटेबल्स लेने गई, ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि भाई 1 किलोमीटर आलू दे दो, तो दैट साउंड्स अगेन इडियोटिक। तो इस तरीके से हर एक चीज़ का अपना एक स्पेसिफिक काउंटिंग यूनिट होता है। वैसे ही अगर मैं एटम्स को काउंट कर रही हूँ, सो दे आर सो स्मॉल, दे आर सो माइक्रोस्कोपिक कि उसको काउंट करने के लिए मुझे जो यूनिट सिस्टम लगेगी दैट इज़ मोल। तो अब जैसे 1 डज़न का मतलब होता है 12, ठीक है ना, वैसे ही कुछ 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, कितनी चीज़ें काउंट करूँगी मैं जब मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास 1 मोल कोई भी चीज़ है। तो भाई 1 मोल जो होता है, 1 मोल का मतलब होता है, देखो ज़रा कितनी चीज़ें, 1 मोल का मतलब होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। जब भी किसी चीज़ के मेरे पास 6.023, कुछ बुक्स में उसे 6.022 भी लिखा जाता है, ठीक है, हार्डली मैटर्स टू मी। मैं तो जब भी कैलकुलेशन करूँगी तो बड़े मज़े से उसको 6 लिख दूँगी, ठीक है। आप लोग भी बड़े मज़े से 6 लिख लो, कोई नहीं देखेगा, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, चुपचाप, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना, चुपचाप 6 लिख देने का और फटाफट कैलकुलेशन कर लेने के। तो 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023, यानी अगर मैं इसको लिखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23। लुक, इतना बड़ा नंबर है ये, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, पता नहीं कितना कितना, ठीक है। तो इसके आगे तो इट्स दैट बिग, ठीक है, इट्स वेरी बिग, बहुत ही बड़ा नंबर है। तो इतने सारे पार्टिकल्स जब मेरे पास होंगे, इतने सारे पार्टिकल्स जब मेरे पास होंगे तब मैं उसको कहूँगी कि मेरे पास 1 मोल पार्टिकल है। मान लो मेरे पास इतनी सारी चॉकलेट्स आ गई, ठीक है, इतनी सारी चॉकलेट्स हैं, तो अब देखो चॉकलेट्स बोलते ही एकदम चेहरे खिल खिल गए सबके, ठीक है। इतने सारे चॉकलेट्स अगर मेरे पास हैं तो मैं कह सकती हूँ आई हैव 1 मोल चॉकलेट्स, ठीक है। इतने गेहूं के ग्रेन्स हैं तो मैं कह सकती हूँ आई हैव 1 मोल व्हीट। तो
तो इस तरीके से इतनी कोई भी चीज़ है अगर आपके पास काउंट करने में, तो आप कह सकते हो आपके पास 1 मोल वो पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स इतने माइन्यूट होते हैं, है ना, तो हम उन लोगों को काउंट करते हैं मोल में, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आई हैव 1 मोल एटम, अरे भाई हाँ ठीक है, 1 मोल एटम इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इतने एटम रहेंगे तब मैं बोलूँगी मेरे पास 1 मोल एटम है ना। तो इसको मैं ये भी कह सकती हूँ, इसका एक्चुअली पूरा डेफिनेशन है ना। इसको मैं ये भी कह सकती हूँ कि जब भी मेरे पास कोई भी एंटाइटी इतनी आ जाए तो मैं उसे 1 मोल कहूँगी। इस नंबर को एक्चुअली जिन्होंने निकाला है एवोगैड्रो, ठीक है, उनके नाम से ये नंबर जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर, और इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एन के पैर पे बड़ा वाला कैपिटल ए, छोटा ए नहीं लिखना, सोडियम हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, केमिस्ट्री है ये, एन के पैर पे बड़ा वाला ए, इट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। सो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि जब भी मेरे पास इतने नंबर ऑफ कोई पार्टिकल्स हैं तो आई कैन से कि मेरे पास 1 मोल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब ये जो 1 मोल पार्टिकल्स हैं इनका मास कैसे निकाला जाएगा? ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है मैम, 1 मोल कैल्शियम यानी कितना बड़ा मास हो जाएगा वो भाई। तब मैं उस मास को एक्चुअली ग्राम में निकाल सकती हूँ। जब मैं 1 मोल पार्टिकल के मास को रिप्रेजेंट करूँगी तो मैं उसे ग्राम में आराम से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि भाई अब बड़ा क्वांटिटी है, ह्यूज क्वांटिटी है। जब छोटी क्वांटिटी थी, 1 एटम 2 एटम 3 एटम का मास निकालना है तो मैं AMU यूज़ कर रही थी, ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ स्मॉल वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, बट नाउ आई एम हैविंग अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एटम, सो आई कैन रिप्रेजेंट द मास इन ग्राम्स और इन केजीज ऑल्सो, ठीक है। मैं अब इसको ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो वो जो मास होता है एटम का जिसको मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करती हूँ, उसके लिए हम उसका एक अलग से नाम हमने रख दिया है। इट इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। क्या कहते हैं उसको भाई? ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। देखो कुछ नहीं है, वही मास है जो मास वहाँ देखा है, वही मास है, ठीक है। बस ये अब ग्राम में रिप्रेजेंट होगा, इसीलिए इसका नाम मैंने स्टाइल से ग्राम एटॉमिक मास रख दिया है। कहीं कहीं जगह पर इसके एब्रिवेशन को हम GAM भी कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ दिस ग्राम एटॉमिक मास? देखो देखते हैं भाई क्या है। तो ग्राम एटॉमिक मास जो है वो मास है ऑफ 1 मोल एटम। कितने एटम का मास है भाई? 1 मोल एटम का, पर काय में भाई? ग्राम्स में, ठीक है। काय में है वो? ग्राम्स में है। तो चलो फिर निकाल के देखते हैं एक आध एटम का मास ग्राम्स में कितना आता है, देखेंगे ज़रा। चलते हैं आगे, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मैम तो बहुत बड़ा आएगा। देखो निकालते हैं भाई। कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, वही ले लेते हैं, हमारा कैल्शियम 2040 और हमारा सोडियम 1123, ठीक है। देखो ज़रा, तो देखते हैं GAM कैलकुलेट करते हैं ऑफ कैल्शियम 2040। तो ग्राम एटॉमिक मास निकालने से पहले मुझे एटॉमिक मास तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि एक एटम का मास पता होगा तभी तो इतने सारे एटम का मास निकाल पाऊंगी। तो ठीक है, एक एटम का मास इज एटॉमिक मास। क्या होता है? वो होता है भाई RAM, सबको पता है, इंटू AMU। तो एक एटम का मास हो जाएगा 40 AMU। अब आपने बोला था मैम एक एटम का नहीं, एक मोल एटम का निकालो, तो ठीक है, एक मोल एटम यानी 6 रफली 6 इंटू 10 की पावर 23 ले लूँ, ठीक है। उसके बाद अब ये तो आ गया AMU में, ये हो गया मल्टीप्लाई करके जो भी आ जाएगा वो हो जाएगा आपका एक एटम का मास, पर किस में? AMU में,
पर मुझे एटॉमिक मास तो निकालना ही नहीं था, एक एटम का नहीं, एक मोल एटम का मास। किसमें? AMU में। मुझे AMU में तो निकालना ही नहीं था, मुझे तो निकालना था ग्राम में, तो जिससे मैं उसको ग्राम एटॉमिक मास कह सकती। तो ग्राम में निकालने के लिए मेरे पास सीधा 1 AMU को मैं कह सकती हूँ 1.6 × 10⁻24 ग्राम। लो भाई, AMU से ग्राम में भी सरक गए हम। अब आप बड़े प्यार से इसे कैलकुलेट करके देखिए क्या आता है, ये करिए ज़रा। दिखता है बहुत ही आराम से, 16 6 कुछ 96 दिखता है, कुछ 0.96 वगैरह आएगा अगर आप देखोगे तो। 16 6 96, 9.6 और 10⁻⁻1, ठीक है। ये कुछ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.96 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं देखूं तो 0.96 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगी तो अप्रॉक्सीमेटली 40 ग्राम्स ही आ जाएगा। तो अगर आप ग्राम एटॉमिक मास देखोगे तो ग्राम एटॉमिक मास का वैल्यू भी देखो एटॉमिक मास जितना ही आ रहा है, ठीक है। एटॉमिक मास का वैल्यू भी 40 AMU है और ग्राम एटॉमिक मास का वैल्यू 40 ग्राम है। एटॉमिक मास में मैंने केवल एक एटम का मास निकाला हुआ है और वो AMU में निकाला हुआ है, जबकि ग्राम एटॉमिक मास में मैंने 1 मोल यानी इतने सारे एटम्स का मास निकाला हुआ है। 6.023 × 10⁻23 एटम्स का मास निकाला हुआ है, पर किसमें? ग्राम्स में निकाला हुआ है, ठीक है। तो आप एटॉमिक मास बोलो यानी एक एटम का मास बोलो या आप एक मोल एटम का मास बोलो, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है दोनों की सेम ही आती है हर एटम के केस में। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों नंबर तो हर एटम के केस में कांस्टेंट ही रहने वाले हैं। जब मैं 1 मोल निकालूंगी तो मेरे को 6 × 10⁻23 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, और फिर जब मैं AMU का कन्वर्जन ग्राम में करूंगी तो मेरे को ये वाला वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो 0.96 तो हर बार मल्टीप्लाई होगा, 0.96 से बड़ा ही होगा क्योंकि वो 6.023 होता है, मैंने तो 6 ही लिया है, ठीक है। तो ये 40 से और मतलब 40 के और करीब हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाह रही थी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है एक एटम के मास का या एक मोल एटम के मास का वो सेम होता है, फ़र्क सिर्फ यूनिट्स का होता है। अगर आपको AMU दिया है इसका मतलब आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर ऑफ एटम्स पे बात हो रही है, ठीक है। डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स पे बात हो रही है। अगर आपको एटॉमिक मास का यूनिट ग्राम दिया है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर 1 मोल 2 मोल 3 मोल के बारे में बात हो रही है, वहाँ पर मोल्स में बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स में बात चल रही है। कब? AMU के केस में। वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो मेरे को अगर GAM निकालना है किसका? सोडियम का 1123, तो अब तो मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि GAM जो है वो 23 ग्राम रहने वाला है। कैसे आएगा? तो वो आप निकाल सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 23 आएगा। सो ये हो गई बात एटॉमिक मास की। ऐसे ही सेम हम बात कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास के लिए भी। जो बात एटम के साथ होगी वही सेम बात मॉलिक्यूल के साथ भी होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताऊँ, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास बेसिकली, तो हेडिंग डाल देंगे मॉलिक्यूलर मास। तो भाई एटम का मास, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है एटम का मास। वैसे मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल का मास। तो भाई इट इज़ द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। बट किस में? AMU में, AMU में, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे? तो भाई कार्बन का मास 2 × ऑक्सीजन का मास। कार्बन का मास कितना? 12 प्लस 2 × ऑक्सीजन का मास कितना? 16। आप देखोगे तो आएगा 44 AMU। यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास आएगा 44 AMU, एक मॉलिक्यूल। सो व्हाट अबाउट 1 मोल मॉलिक्यूल? व्हाट इफ वी एक्सप्रेस इट इन ग्राम्स? तो भाई ग्राम्स में एक्सप्रेस करने के लिए आपको फिर एक CO2 का मास आप ग्राम में एक्सप्रेस करके खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आपका आ जाएगा 10⁻⁻24। उस 10⁻⁻24 को हटाने के लिए आपको 1 मोल CO2 का मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उस 1 मोल CO2 के मास को हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। सो मैं यहाँ पर एक नया टर्म डिफाइन कर सकती हूँ,
क्या टर्म डिफाइन कर सकती हूँ? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको मैं GMM भी कहती हूँ। नाउ व्हाट इज दिस ग्राम मॉलिक्यूलर मास? तो भाई इट इज़ द मास ऑफ, मास होगा किसका? 1 मोल मॉलिक्यूल, किसी के भी 1 मोल मॉलिक्यूल का, बट किस में? अगेन ग्राम्स में। तो अगर मैं बोलूँ कि CO2 का GMM कितना होगा, तो वही बात हो जाएगी 44 × 6 × 10⁻23 AMU। एक के लिए 44 AMU, एक मोल के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर AMU का ग्राम में कन्वर्जन लगा दिया। तो ग्राम में AMU का कन्वर्जन लगाया तो ये आएगा 1.6 × 10⁻24 ग्राम। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 44 ग्राम। तो वही बात हो गई कि भाई एक मोल का मास भी 44 ग्राम और एक का मास 44 AMU। ठीक है, तो वही बात हो गई। न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर भी सेम आती है, एटॉमिक मास में भी सेम आती है, पर अगर यूनिट AMU दी हो तो हम ये समझ जाएं कि हमें 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20 ऐसी चीज़ों की बात हो रही है। अगर हमें यूनिट ग्राम में दी हो, इसका मतलब हमें किसकी बात हो रही है? वहाँ पर मोल की बात हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने GMM ऑफ CO2 44 मोल बोल दिया, वैसे ही अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट बोलूँ पानी का निकालो, तो वो भी आप निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को शायद निकालना आता होगा, और अगर आपको नहीं निकालना आता है तो मैं यहाँ पर फटाफट से आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग इनके आंसर्स जो हैं कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास या कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका? ऑफ द फॉलोइंग। देखो इन चीज़ों का कैलकुलेट करो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, किन का? तो भाई पानी का। सेकेंड इज़ H2SO4, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। CaCO3, देन H3PO4, देन CaSO4। ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। देन ZnSO4। मेक श्योर कि आप लोगों को ये सारे एटम्स जो है उनके एटॉमिक मासेस याद हों। एटॉमिक मासेस याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटॉमिक मासेस याद नहीं होंगे तो बेटा बहुत मुश्किल होगी। H3PO3, H3PO2, बस 2 और दूंगी। ठीक है, CaCl2, HCl। एटॉमिक मासेस याद रहने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एटॉमिक मासेस देखेंगे फटाफट से, बोलो तो हेल्प करने के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4 आई थिंक, हाँ यस, लिथियम का शायद 7 है, बेरिलियम का 9 है, बोरॉन का कुछ 10 या 10.5 आता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का शायद 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, और इसके बाद के तुम्हें मिल जाएंगे। देखो एंड लर्न देम, कम से कम आर्गॉन तक के तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, दे आर इम्पॉर्टेंट। और इन सभी के मॉलिक्यूलर वेट्स जो हैं वो लिखो, और लिख करके कमेंट मतलब कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरी बात कि यहाँ पर आज जो हमने सीखा वो क्या था? तो भाई आज हमने एक एटम और एक मोल एटम के बीच क्या डिफरेंस है वो देखा। एक एटम का मतलब जस्ट काउंटिंग में एक नंबर सिंगल, एक मोल का मतलब कितने एटम? 16.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो भी है। एक एटम का मास अगर निकालना है तो यूनिट सिस्टम विल यूज AMU। व्हाट इज AMU? एटॉमिक मास यूनिट। क्या डेफिनेशन है उसका, क्या कन्वर्जन है ग्राम में बता दिया है। बेसिकली व्हाट इज एटॉमिक मास? सो इट इज RAM, यानी एटॉमिक मास नंबर को यूनिट लगाना पड़ेगा। व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर वो भी बता दिया है, बहुत डेप्थ में चीज़ें बताई है आज। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। अगले लेक्चर में
ये जो मॉलिक्यूलर वेट्स हैं, ठीक है, ये जो मासेस हैं, ये जो मासेस हमने निकालने सीखे हैं या जो हमने ग्राम एटॉमिक मास निकाला है, उसका मोल के साथ कनेक्शन क्या है और न्यूमेरिकली कैसा कनेक्शन है वो बताऊंगी अगले लेक्चर में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगला वाला लेक्चर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगले लेक्चर में उसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। और फटाफट से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर पसंद आया है तो, और फटाफट से इसको सॉल्व करें और कमेंट करें। ओके, सो दिस इज़ ट्विंकल सोनी एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।